Hello everyone, welcome back to our channel Book Study with Anu. Today we are going to learn a beautiful poem No Men Are Foreign by James Kirkup, which is included in Beehive Class 9th English textbook. In this particular video, we will study the poem in Hindi and English with hard words, easy meaning, and last we study the poetic devices too. This poem teaches us that all human beings are the same no matter which country they belong to. So, let's begin and understand the message of peace and unity in this poem. नो मेन आर फॉरेन मतलब कोई भी मनुष्य विदेशी या पराया नहीं होता. लेट्स रीड फ्रॉम योर बुक. हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? क्या आपने कभी कुछ लोगों को अजीब समझा है या कुछ देशों को विदेशी माना है? We have many ways of thinking of other people as different from us as them. हम दूसरों को हमसे अलग यानी वे और हम की तरह सोचने के कई तरीके रखते हैं. They may belong to a different country or speak a different language. वे लोग किसी दूसरे देश के हो सकते हैं या कोई दूसरी भाषा बोल सकते हैं. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human. लेकिन इस कविता में कवि हमें याद दिलाते हैं कि जिन बातों में हम सब एक जैसे हैं वे बहुत अधिक है क्योंकि हम सभी इंसान हैं. लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टैंजा. रिमेंबर, नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन. याद रखो, कोई भी इंसान अजनबी या पराया नहीं होता और कोई भी देश विदेशी नहीं है. हम सभी इंसान एक ही परिवार जैसे हैं. सेकेंड लाइन. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. हर देश की यूनिफॉर्म अलग हो सकती हैं, लेकिन उनके अंदर भी हमारे जैसे ही इंसान हैं और एक जैसी सांस चलती हैं. लाइक आर्स द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन. उनके देश की धरती भी वैसी ही है जैसे हमारी और वहाँ रहने वाले लोग भी हमारे भाई जैसे हैं. इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शॉल लाई. सबका अंत इसी धरती में होता है. हम सब एक ही धरती में दफन होते हैं या मिट्टी में मिलते हैं. लाए का मतलब यह होगा दफन होना. ये वर्ड यहाँ नोट कीजिए. नेक्स्ट स्टैंजा. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर. दूसरे देशों के लोग भी उसी सूरज, हवा और पानी का उपयोग करते हैं जैसे हम करते हैं. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टाउट. शांति के समय की फसलें सबको पेट भरने देती हैं,
लेकिन युद्ध के कारण लंबी सर्दी की तरह कष्ट और भूख बढ़ती है। पीसफुल यानी शांतिपूर्ण, हार्वेस्ट यानी फसलें, स्टार्व्ड मतलब भूखा रहना या भूखमरी। Their hands are ours and in their lines we read. उनके हाथ भी हमारे जैसे ही हैं और उनकी हथेलियों की भाग्य रेखाएं भी हमारे जैसी हैं। A labor not different from our own. उनका मेहनत का काम भी हमसे अलग नहीं होता। सब अपने परिवार के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट लाइन, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स दैट वेक। याद रखो उनके आंखें भी हमारी जैसी हैं जो सपनों के साथ सुबह जागती हैं। वेक यानी जागना और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन। उनकी आंखें भी नींद के लिए बंद होती हैं और वे भी आराम करके ताकत पाते हैं, ठीक हमारी तरह। बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। सभी की जिंदगी की जरूरतें समान हैं। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। हर देश में लोगों का जीवन तरीका आम और समझने योग्य होता है। नेक्स्ट स्टांजा, लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड। याद रखें जब भी हमें ये सिखाया जाता है या कहा जाता है, टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज आवरसेल्व्स। जब भी हमें दूसरे देशों के लोगों से नफरत करना सिखाया जाए, हमें याद रखना चाहिए कि वे भी हमारे भाई हैं। दैट वी शॉल डिस्पोजेस, बीट्रे, कंडेम। अगर हम उन पर हमला करते हैं या नफरत करते हैं, असल में हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, इंसानियत को धोखा देते हैं। डिस्पोजेस मतलब अधिकार छीनना, बीट्रे यानी धोखा देना, कंडेम मतलब निंदा करना। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हम खुद इंसानियत से लड़ रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टांजा, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। युद्ध और नफरत से हम धरती को गंदा करते हैं। डिफाइल यानी गंदा करना या दूषित करना। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। हमारे द्वारा किए युद्ध से आग और धूल हवा को दूषित करते हैं, जो प्रकृति की निर्दोषता को चोट पहुंचाता है। आउटरेज यानी अपमान करना या आक्रोश करना। हेल्स यानी नरक समान पीड़ा। इनोसेंस मतलब मासूमियत या निर्दोषता। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन। वह हवा जो हर जगह एक समान और हमारी अपनी है। रिमेंबर नो मेन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। अंत में वही संदेश दोबारा दिया गया है, कोई भी मनुष्य पराया नहीं है, कोई भी देश अजनबी नहीं होता, हम सब एक हैं। इस कविता से हमें यही संदेश दिया गया है कि इंसानियत
एक है। युद्ध, नफरत और भेदभाव केवल नुकसान पहुंचाते हैं। सभी को भाईचारे और शांति से रहना चाहिए। वीडियो पर बने रहिएगा। आगे हम हार्ड वर्ड्स के मीनिंग और पोएटिक डिवाइसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ड इज रिमेंबर, मीन्स कीप इन माइंड, याद रखना। स्ट्रेंज मीन्स डिफरेंट और अनफैमिलियर, यानी अजनबी। ब्रीथ्स मीन्स टेक्स इन एयर, सांस लेना। लाई का मतलब यह होगा दफन होना, रेस्ट और बी प्लेस्ड। पीसफुल मीन्स विदाउट वॉर और कॉन्फ्लिक्ट, यानी शांतिपूर्ण। हार्वेस्ट मीन्स क्रॉप्स ग्रोन एंड कलेक्टेड, फसलें। स्टार्व्ड मीन्स सफर फ्रॉम हंगर, भूखा रहना। लेबर मीन्स हार्डवर्क, मेहनत या श्रम। वेक मीन्स गेट अप फ्रॉम स्लीप, जागना। स्ट्रेंथ मीन्स पावर और एनर्जी, यानी ताकत। रिकॉग्नाइज मीन्स आइडेंटिफाई और नो, पहचानना या समझना। अंडरस्टैंड मीन्स नो या समझना। डिस्पोजेस मीन्स टेक अवे राइट्स और प्रॉपर्टी, अधिकार छीनना। बीट्रे मीन्स टू चीट और बी डिसलॉयल, यानी धोखा देना। कंडेम मीन्स स्ट्रांगली डिसअप्रूव, यानी निंदा करना। डिफाइल मीन्स मेक डर्टी और पोल्यूट, गंदा करना या दूषित करना। हेल्स मीन्स प्लेसेस ऑफ ग्रेट सफरिंग, यानी नरक समान पीड़ा। आउटरेज मीन्स ग्रेट एंगर और इंसल्ट, अपमान करना या आक्रोश करना। इनोसेंस मीन्स प्यूरिटी, मासूमियत या निर्दोषता। नेक्स्ट इज पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट डिवाइस इज alliteration. The repetition of the same consonant sound at the beginning of words in a phrase or line. For example, a single body breathes. B sound repeated here. By war's long winter. W sound repeated here. Next device is personification. Personification is when a poet gives human qualities to inanimate objects or abstract ideas. For example, outrage, the innocence of air. Here, poet gives air the human quality, innocence. Our third poetic device is metaphor. A metaphor is a figure of speech that directly compares two unlike things without using like or as. For example, war's long winter starved. The hardship and suffering of war are compared to a long harsh winter. Fourth device is symbolism. The poem uses certain images to represent deeper ideas. For example, first, beneath all uniforms. Here, uniform represents military identity. Second is are hells of fire and dust. Here, fire and dust symbolize the destruction and chaos of war. Next device is simile. It makes a comparison between
two unlike things using like or as to create a more vivid and descriptive image. For example, they have eyes like ours that wake. This line directly compares the eyes and sleep patterns of people in other countries to our own. Friends, if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Comment below and tell us which part of the poem inspired you the most. See you in the next video.